सुप्रभात बच्चों, मैं लोकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। तो आज हम लोग कक्षा 7 बसंत पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ जो एक निबंध है जिसको नागार्जुन जी ने लिखा है, इसके हम दूसरे भाग में हैं आज। तो पहले भाग में हमने देखा था कि जो निबंधकार है किस तरह से वो नदियों की चर्चा करते हैं और फिर वो बताते हैं कि नदियाँ जो है कैसे अपने बचपन से धीरे धीरे जब मैदानों में आती है, जब वो पहाड़ों में होती है तो कैसे वो बहुत तेज़ी से खिलखिलाकर बहती हैं, ठीक है, उनका वेग बहुत तेज होता है और जब वो मैदानों में आ जाती हैं तो फिर वो बहुत शांत और गंभीर हो जाती हैं। आज के इस भाग में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो लेखक है वो जो निबंधकार है वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है, इन दोनों नदियों के बारे में वो बता रहे हैं कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये हिमालय से निकलने वाली जो तमाम नदियां हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, लेकिन इसमें से विशेष बात है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में। जब आप सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो हिमालय से निकलने वाली जो तमाम नदियां हैं, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, गंडक, कोसी, ठीक है, ये सब जो है उनकी छोटी छोटी बड़ी नदियां जो उनकी बेटियां हैं वो सब हमारी आंखों के सामने नाचने लगती हैं, ठीक है ना। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। जो सिंधु नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सब कुछ नहीं है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है जैसे हिमालय है ना, ये हिमालय के पीछे पीछे चलती है, भारत की तरफ प्रवेश नहीं करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ऐसे निकलती है फिर उधर से नेपाल के ऊपरी भाग से होते हुए, ठीक है, चाइना से होते हुए, और वो जो है अरुणाचल प्रदेश के पास से प्रवेश करती है हमारे यहाँ, ठीक है, असम, ठीक है। जब असम में बाढ़ आ जाती है तो उसको असम का शोक भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको सांगपो बोलते हैं वहां पर, ठीक है, सांगपो बोलते हैं चीन में ब्रह्मपुत्र को। तो वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही। ये कह रहे हैं कि जो ये दो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये वास्तव में स्वयं कुछ नहीं है, ये हिमालय के दो आंखों से निकलने वाले आंसू हैं जो कतरा कतरा मतलब एक एक बूंद होकर इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद ये बहकर समुद्र में जाकर मिलती है। कितना अच्छा वर्णन किया है, बहुत सुंदर। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर, मतलब दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद है, ये पिघले हुए दिल से निकले हुए, मतलब उनका दिल जो है पिघला, ठीक है, द्रवित हुआ और फिर वो आंसू के रूप में बाहर आया, ठीक है ना। ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर दो महानदी के रूप में समुद्र के प्रवाहित होती रही। जो हिमालय वो इतना दयालु है, ठीक है, कि उसका हृदय जो इतना पसीजता है कि ये नदियों का रूप ले लेता है, एक एक बूंद इकट्ठा होती है, ठीक है, उसका दिल पसीजता है और ये नदियां दोनों इकट्ठा होती हैं, ठीक है। मतलब समझिए किसी आदमी का दिल, अगर वो व्यक्ति दयालु होगा, अगर उसका हृदय पसीजेगा, पिघल जाएगा तो क्या होगा, उसकी आंसू धारा बहेगी, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। तो एक एक बूंद होकर के इकट्ठा होती हैं और ये दोनों निकल बहती हैं और जाकर फिर समुद्र में मिलती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कितना अच्छा, कितना अच्छा मानवीकरण किया है, कितना बेहतरीन लग रहा है सुनकर मुझे। मतलब हिमालय को इन्होंने पिता बना दिया और समुद्र को दामाद बना दिया, मतलब कि इनकी जो बेटियां हैं उनका पति, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसमें कि सोचो कि वो कितना सौभाग्यशाली होगा समुद्र जिसको हिमालय की दो बड़ी जो बेटियां हैं, सिंधु, बहुत लंबी नदी है सिंधु, ठीक है, हमारे यहाँ से निकलती है लेकिन उसका सारा भाग जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी बहुत लंबी नदी है। तो वो समुद्र कितना भाग्यशाली होगा जिसको इन दोनों बेटियों को मतलब हाथ थामने का मौका मिला होगा। असल में देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्योंकि ईस्टर्न रीजन में है, ठीक है ना, जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। तो दोनों आंखों से बहने वाले आंसू हैं, ठीक है, और जाकर समुद्र में, समुद्र तो पूरा एक है, बस नाम अलग है उस जगह का। तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये अरब सागर में। कितना कितना बेहतरीन रूप बांधा है इन्होंने। आगे देखिए, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा
उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खिला करती हैं। अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी भी मैदानी क्षेत्रों में नदियों को देखा होगा, ठीक है, जितनी भी नदियों की बात की उन्होंने, तो उसको इस बात का कभी यकीन ही नहीं होगा कि अगर या फिर वो ये देखे कि ये नदियाँ जो है जब हिमालय से निकलती है तो कितनी चंचल है, कितनी खिलखिलाती हुई बहती हैं और कितने वेग से बहती हैं और कितनी इनकी धारा कितनी पतली है, ठीक है। तो अगर कोई मैदानों में इन्हें देखेगा तो उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक है, या उसके इस बात का उसको ख्याल भी नहीं आएगा, ठीक है ना, वो इस बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, ठीक है ना। ख्याल का मतलब है विचार, ठीक है ना। ख्याल जो है इसका मतलब क्या है, ख्याल का मतलब है विचार। उसे इस बात का कभी विचार ही नहीं आएगा कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे, कि जो हिमालय है उसकी गोद में जब वहां से निकलती है तो कितना कितना खेलती हैं, कितनी उछलती कूदती नदियां बहती हैं, ठीक है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ये आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको ऐसे ही गोद ले लेते हैं, ठीक है ना, कपड़े तो पहनाते हैं। असल में क्या होता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो उनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही नरम होता है। तो अगर उनको कपड़े पहनाए जाए, कपड़े पहनाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा देर तक कपड़े पहनने के शरीर में रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है, धारियाँ, क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो अक्सर आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे रहते हैं वो नंग दड़ंग होकर भी घूमते रहते हैं, ठीक है। उसका कारण ये नहीं होता है कि उनको कपड़े नहीं पहनाए जा सकते, कारण ये होता है कि ज़्यादा देर कपड़े पहनाने से क्या होता है, उनके शरीर पर उसका दाग पड़ सकता है, चोट मतलब घाव बन सकता है या रैशेस पड़ सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए माँ बाप कभी कभी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। मतलब जो उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ हिमालय है और हिमालय से जब ये नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ के जो लोग इनको देखते हैं बहते हुए, इनकी उछल कूद, इनका कलकल छल छल बहना, ठीक है, उस आदमी को ये चीज़ ज़्यादा आकर्षक नहीं लगती होगी क्योंकि वो तो रोज ही देखता है, तो उसको आकर्षक भले न लगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना का मतलब होता है आकर्षक। लुभावना का मतलब क्या होता है, आकर्षक। लुभावना का मतलब क्या है, आकर्षक। तो मुझे इतना आकर्षक प्रतीत हुआ वह रूप, मतलब जब वो नदियां वहां से निकलती हैं, ठीक है, क्योंकि जो निबंधकारों तो दोनों तरह से देखा, उनको मैदानों में भी देखा और पहाड़ों में भी देखा। तो जब ये नदियां वहां से निकलती हैं तो उनको इनका रूप इतना आकर्षक लगता है, इतना लुभावना लगता है कि वो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती, ठीक है। झिझक एक शब्द है, झिझक का मतलब होता है बच्चों संकोच। तो झिझक का मतलब क्या है, संकोच। तो कह रहे हैं मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि ये जो हिमालय है वो ससुर है और जो समुद्र है वो क्या है, दामाद है। मतलब नदियों को उन्होंने बेटियां मान लिया, ठीक है। जैसे किसी घर में कोई बेटी होती है, ठीक है, और फिर शादी हो जाती है तो जिससे शादी हो जाएगी वो व्यक्ति उसका दामाद होगा और जो लड़की का पिता वो ससुर कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि मतलब ऊंचाई पर समुद्र है, ऊंचाई पर पहाड़ है, तो वो कह रहे हैं कि ऊंचाई पर हिमालय है और नीचे क्या है, समुद्र है। तो समुद्र को जो है नदियां वहां से निकलकर बहकर समुद्र में मिलती हैं, तो वो सब हिमालय को ससुर और जो समुद्र है उसको उसका दामाद कहते हैं। और कहते हैं मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है, कोई झक नहीं है मेरे को, ठीक है, कोई संकोच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए जैसे ये शब्द है ख्याल, तो ये विदेशक शब्द है, ठीक है ना। इसका आगे का भाग हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों।